Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. Let's start from where it stop. So, accordingly, we need to do participants. अच्छा, एक और चीज जो अब फिगर्स और टेबल से रिलेटेड ही है। हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैथमेटिक्स भी डालते हैं। बहुत दफा हमने इक्वेशंस लिखनी होती हैं, स्टैटिस्टिक्स के सिंबल्स यूज करने होते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए? से आपने लिखना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। क्या करेंगे अर्शद साहब? वर्ड के अंदर क्या करें? वर्ड में लिख देंगे, ये गलती है। वर्ड के अंदर नहीं लिखना आपने। वर्ड के अंदर भी एक इक्वेशन एडिटर होता है, उसका एक इंसर्ट के आप जब जाएंगे ना, क्लिक करेंगे तो वहाँ इक्वेशन एडिटर नजर आएगा वर्ड के अंदर। सो इक्वेशन एडिटर हैज टू बी यूज्ड फॉर ऑल सिंबल्स एंड इक्वेशंस राइटिंग। नेवर राइट इन बाय सिंपल टाइपिंग। क्या आप एक्स देखें, वहाँ सुपरस्क्रिप्ट ढूंढें, फिर इक्वल का निशान इसी से कीबोर्ड से यूज करें, और फिर टू और इस टू वाई इसका इस्तेमाल कर लें। This is a wrong way and non-professional style of writing. It gives a very, very bad impression once you write mathematics like this. Be professional in your academic documents. Use equation editors, the special software which is there for writing the mathematics. इवन स्टैट सिंबल जो होते हैं ना, सिंबल अल्फा लिखना है कहीं पे, बीटा लिखना है, तो आप कहाँ ढूंढेंगे? इसमें आप लिखेंगे BET है, बीटा करके लिखेंगे, जबकि बीटा का एक सिंबल है। वो सिंबल आपको इक्वेशन एडिटर में मिल जाएगा। सिमिलरली जो मैंने आपको ओवरलीफ का बताया, ओवरलीफ के अंदर भी मैथमेटिक्स का स्पेशल आपको उसके अंदर एक कीबोर्ड मिल जाता है, और आप अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर सिंबल्स जो है वहां से प्लग इन कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगेन मैथमेटिक्स जहां भी आए, क्या करेंगे सीमा? क्या करेंगे? इक्वेशन एडिटर तो सिर्फ वर्ड के अंदर है ना, कोई रिलेटेड टूल होगा, उसको इस्तेमाल करना है। इवन आपने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनानी है ना, तो आप उसके अंदर भी आप किसी टूल में लिखें और वहां से इंपोर्ट करें आप, ताकि आपकी प्रोफेशनल लुक उसके अंदर नजर आए। प्रेजेंटेशन भी देंगे ना आप, तो वहां पे भी आपने इक्वेशन लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? टाइप करेंगे। नॉट अ गुड वे। ठीक है। सो इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन अबाउट द प्रेजेंटर। दिस इज applicable to all situations, even if you do it in your office settings, anywhere you have to be professional, so use the professional tools। ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं कुछ और चीजों के ऊपर विच आर रिलेटेड टू योर वर्क। एक प्रिंसिपल है, इसको हम नाम देते हैं 3C प्रिंसिपल या C³ प्रिंसिपल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। वंस यू राइट, इट टेल्स यू हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट। यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई हैं 3C प्रिंसिपल में। एक है क्लैरिटी, एक है कंसाइसनेस, और एक है करेक्टनेस। असूलन तो ये जिंदगी के हर मामले में ये रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि मैं इन तीन चीजों को फॉलो करूं। जो बात करूं क्लियर हो, जो बात करूं कंसाइज हो, जो बात करूं करेक्ट हो। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड शायद आपने मौलाना रूमी का एक हिकायत पढ़ी होगी। तबरेज शमसी के वो शागिर्द थे, उन्होंने उन्होंने एक बात की कि जी, एक चीज मैंने सीखी है अपने उस्ताद से, और ये है, उस पे तीन फिल्टर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले तो उसको थोड़ा सा याद कर लूँ कि वो क्या तीन बातें थी। हाँ जी। पहली बात उन्होंने कहा जी, जब पहली चीज आपने सोचनी ना बात करने से पहले, तो वो ये देखनी कि क्या ये बात सच है। क्या ये बात सच है? ठीक है। ठीक है, यानी इसमें वो चीज नजर आ रही है करेक्टनेस वाली। ये तो गोरे ने बनाई हुई है ना। तो करेक्टनेस वाली चीज सबसे पहली चीज, कि जब मैंने एक बात करनी है किसी से ना, तो पहली चीज क्या है कि उसमें सच्चाई है, ठीक है, वो झूठ नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, क्या वो चीज जरूरी है? बाज़ों का सच बोलना जरूरी नहीं होता। ठीक है। सो नंबर टू चीज, क्या वो चीज जरूरी है? अब अगर एक चीज सच भी है, जरूरी भी है, क्या इस बात से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? अगर ये तीन चीजें जरूर अप्लाई हो जाती हैं किसी बात के करने से पहले, यानी बात करने से पहले सोच ले इंसान पहले कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ, क्या यह बात जरूरी है, और यह क्या बात ये ऐसी है जिससे बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका दिल तो नहीं दुखेगा?
अगर दिल दुखेगा तो सच भी है बेशक, जरूरी भी है, करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो आई थिंक इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये तो खैर एक मुझे इससे देख के याद आ गया। लेकिन ये कि जो हमने जब लिखनी है अपनी डॉक्यूमेंट, तो देखिए उसके अंदर तीन चीजें गौर करनी है लिखते हुए, कि क्लैरिटी मीन्स के इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कोई हमने जो है ना वो कोई जलेबियां नहीं बनानी है, सीधी बात करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड के यार ये बात है। कंसाइसनेस मीन्स कम लफ्जों में बात करनी, मतलब जब मैंने आपसे बात करनी तो मैं अगर एक जुमले में बात कर सकता हूं तो मैं पूरा सफा क्यों लिखूं उसके ऊपर, या चार सफे क्यों लिखूं, अगली बात पे चला जाऊंगा। ठीक है। तो ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वंस यू राइट एनीथिंग, सो अप्लाई दीज थ्री फिल्टर्स वंस यू राइट। राइट। ओके। और ये आम जिंदगी में भी आई वुड से कि वेन एवर यू आर एट सम स्टेज, तो आप कहीं किसी के पास जाते हैं, किसी को अपनी कोई मदद बयान करते हैं, तो हमेशा पहले सोच लें कि मुझे क्लियर बात क्या करनी है, मैंने कंसाइज बात करनी है और मैंने करेक्ट बात करनी है। अननेसेसरी बातें आपका ही वक्त जाया करेंगी और आपका ही नुकसान होगा। ठीक है। ओके। और अब इसके बाद आ जाते हैं जी कि इससे अवॉइड किस किस को करना है। वी कॉल इट द एनिमीज ऑफ राइटिंग। नंबर वन चीज रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है, एक ही बात बार बार नहीं करनी होती। रेपिटेशन इज यू आर राइटिंग द सेम थिंग वन टाइम टू टाइम, घूम 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 के आते हैं ना, एक बंदा एक तरह आता है, फिर घूम के दोबारा आता है, फिर घूम के दोबारा आता है, वही बात रिपीट करता है। दिस इज द एनिमी। दिस विल हर्ट योर रेपुटेशन, दिस विल हर्ट योर intellectual abilities. People will make a negative impression about you if you keep repeating things again and again. नंबर टू, एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन क्या होती है कि जी बड़ी बड़ी बढ़के मारना, काम थोड़ा सा किया हुआ है और बात आपने जो है ना वो की जी कि मुझसे तो अच्छा कोई बंदा है ही नहीं। हम्बलनेस यानी आपने अपने अंदर लेकर आए, चाहे आप किसी से रेगुलर बात कर रहे हैं चाहे लिख रहे हैं, बी हम्बल इन योर पर्सनैलिटी, इन योर राइटिंग, इन योर डिस्कशंस। एग्जेजरेट नहीं करना होता जिंदगी में। दिस इज अगेन अ बैड हैबिट। अगेन राइटिंग का बड़ा बैड पैटर्न है कि अगर कोई एग्जेजरेट करेगा तो रोक। एम्बिग्विटी। क्लैरिटी की हमने बात की थी, क्लैरिटी का ऑपोजिट है एम्बिग्विटी, कि आपने शकू को शुबात डाल दें तो आधी बात की आधा सच बोला, फिर कुछ और बात कर दी, कहीं और चले गए। तो कहते हैं ना कि जी जो नीम हकीम खतरा जान होता है ना। ठीक है कि आप या तो पूरा झूठ बोले ना तब भी ठीक है, पूरा सच बोले तब भी ठीक है। एक बंदा होता है जो बीच में है, उसको कहते हैं मुनाफिक। वो आधा सच आधा झूठ बोलता है। तो जो आधा सच आधा झूठ होता है ये बड़ा खतरनाक और डेंजरस होता है, और ऐसे बंदे को तो अल्लाह ने भी माफ नहीं, उन्होंने कहा जी सब माफ हो जाएंगे, मुनाफिक को माफ नहीं करेंगे। ठीक है। तो मुनाफिकत इज सॉर्ट ऑफ हाफ ट्रुथ हाफ, यानी दोनों तरफ, वो आजकल के मॉडल लफ्ज में पिच के दोनों तरफ खेलना। ठीक है कि उधर भी मारे उधर भी मारे, इधर भी आउट हो उधर भी आउट हो, तो ये मुनाफिकत जो है दिस इज सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी, कीपिंग द थिंग्स अनक्लियर ऑन वन फ्रंट एंड अनदर फ्रंट एज वेल। लास्ट चीज है जी, ये तीन समझ आ गई ना चीजें, आखिरी क्या लिखी हुई है, ये क्या होती है, रिडंडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिडंडेंसी? सुना हुआ लफ्ज पहले? क्या समझ आता है? गैर जरूरी चीजें हैं। रिडंडेंसी गैर जरूरी। जी बिल्कुल, नबी साहब ठीक कह रहे हैं कि एक बात थी जो करनी, तो आपने बात कर रहे थे आप पाकिस्तान के बारे में, साथ ही आप शुरू हो जाए इंडिया के बारे में, साथ ही शुरू हो जाए श्रीलंका के बारे में, जो जो जिस बारे में मजमून लिख रहे हो उसी के बारे में बात करो ना, ऐसी बातें ना करो कि जिसका ताल्लुक ही ना हो उसके साथ। तो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, इसका ताल्लुक रेपिटेशन से नहीं, रेपिटेशन तो जरूरी इन्फॉर्मेशन को ही रिपीट बंदा करता रहता है। बट ऐसा है कि बाज़ औक़ात गैर जरूरी बातें आप करना शुरू कर देते हैं, उनको हम रिडंडेंसी कहते हैं, डॉक्यूमेंट में रिडंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है राना साहब? तो ये चार चीजें अवॉइड करनी है। और जो पहली तीन चीजें हैं उनको आपने, तो ये इनफैक्ट टोटल 7 फिल्टर्स हैं देखा जाए तो, देयर आर 7 फिल्टर्स। आई मे आस्क दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर दी 7 फिल्टर्स इन राइटिंग? तो यू शुड, जिसने इस लेक्चर सुना होगा वो लिख लेगा, जिसने नहीं लिखा होगा वो मिस कर जाएगा। ठीक है। ठीक है नबी साहब? जी सर, जी सर। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ना तो आपको तैयारी की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। नहीं, मैंने वैसे भी सारे लेक्चर एग्जाम से पहले मैं एक दफा रिपीट करूंगा, मेरा इतना यही प्रैक्टिस है। Okay, so there are 7 filters in total. Three are your friends, four are your enemies. You should keep them
वेरी रेडी, ऑन योर फिंगर ट्रिप्स, कंसाइसनेस, क्लैरिटी, करेक्टनेस, और repetition, exaggeration, ambiguity, and redundancy. They are the enemies. So they have to be kept in mind once you write any document. ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन अगले पेजेस पे उन्हीं उसी तरीके से जो मैंने आपसे बातें की वो हुई हुई हैं, हम उनको भी स्किप कर देते हैं, देन वी गो फॉरवर्ड। अच्छा, एक और चीज जो आप यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज एडिटिंग सर्विसेज जो है वो रिसर्च डोमेन में अलाउड होती हैं। देयर आर वेरियस फोरम्स वेयर यू आर अलाउड कि जी आप उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करें। दे चार्ज यू a bit, but they make your document very professional in writing. इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम ही उनसे करवा लें सारा। एक वो ग्रुप भी है, ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके थीसिस लिख देते हैं या एटलीस्ट कोशिश करते हैं थीसिस करने की और रिसर्च पेपर्स करने की। बट अगेन देखें, वो जो लोग होते हैं वो डायरेक्टेड नहीं होते, उनकी बहुत बड़ी बड़ी डायरेक्शंस होती हैं, तो वो कभी भी फोकस्ड काम नहीं करेंगे, तो वो चेक हो जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है, एंड योर एग्जामिनर्स दे नो हाउ मच shallow or deep you are, they will figure it out। यहाँ से ये कहने की जरूरत मैंने बताई है। अब इसमें एक लिस्ट है भी इस फोरम के ऊपर। नाउ दीज आर दी वेरियस कंपनीज जो कि आपकी आपके काम को इम्प्रूव करती हैं। ऑल्दो इनके काम को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है, जो आपकी अभी ये ग्रामरली और इस तरह की सर्विसेज आ गई ना, लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ अभी भी ऐसी हैं जो कि ग्रामरली आपको असिस्ट नहीं करता। तो ये इंटेलिजेंटली आपके डॉक्यूमेंट को अच्छा करते हैं, और ये अलाउड है रिसर्च कम्युनिटी में। और इसकी एप्लीकेशन आपको नज़र आती है। मैंने बताया था कि जी चाइनीज़ कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, ताइवानीज़ कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, कोरियंस कोई बहुत अच्छे अंग्रेज़ नहीं है, फ्रेंच कोई बहुत अच्छे अंग्रेज़ नहीं है, लेकिन उनकी डॉक्यूमेंट बड़ी प्रोफेशनल होती हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि दे मेक यूज ऑफ दीज सर्विसेज, दे हैव देयर डिपार्टमेंट्स, दे हैव देयर पीपल हु आर एक्सपर्ट इन राइटिंग, सो दे गिव देयर वर्क टू देम इन देयर ओन लैंग्वेज कि ये जी फ्रेंच में लिख कर दिया मैंने सारा, नॉट कन्वर्ट इट टू अंग्रेजी योर सेल्फ, दे आर नॉट एबल इवन एबल टू कन्वर्ट इट टू अंग्रेजी एज वेल। तो वो जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो आपके किसी भी लैंग्वेज के काम को एक्चुअल यूनिवर्सल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव दोज ट्रांसलेटर्स एटसेट्रा सारे के सारे। तो दिस इज अलाउड एंड यू कैन यूज इफ यू वांट। और खैर पाकिस्तानी इतना कोई यूज नहीं करते, बट यू शुड नो इट कि ये चीज जो है वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी। Okay, so another important thing is, let me share it. अच्छा जी, ये एक बड़ा और इम्पोर्टेंट फिनोमेना, बड़ा कॉमन मिस्टेक है। वी गिव लॉट ऑफ एब्रीविएशंस इन आवर डॉक्यूमेंट्स, ऐसा ही है। और एब्रीविएशंस देने के लिए बड़ा अजीब और गरीब से हम तरीके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, समटाइम्स एब्रीविएशंस जो है उसको डिफाइन ही नहीं करते, बस ठक से एक एब्रीविएशन आ जाती है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो नंबर वन ये है कि एब्रीविएशन हमेशा डिफाइन होती है। नेवर यूज एन एब्रीविएशन अंटिल इट इज डिफाइंड। पहले यूज में डिफाइन करें, एक जगह पे पहली दफा जब आए तो डिफाइन हो जाए। एंड कीप अ ट्रैक, ये नहीं कि डेफिनेशन आ रही हो चौथे पेज पे और पहले पेज से ही वो इस्तेमाल हो चुकी हो। अगेन रीजन क्या है, कट पेस्टिंग की हुई है, खुद नहीं किया हो। तो वेरी बैड इंप्रेशन इफ एनी एब्रीविएशन इज अपीयरिंग विदाउट इट्स रोल बीइंग डिफाइंड फर्स्ट। पहले डिफाइन हो तो तब ठीक है। नंबर टू, नेवर एब्रीविएट until it is at least 3 times in the manuscript। कम से कम उसको 3 दफा अगर डॉक्यूमेंट में आना है बाद में, और आप समझते हैं कि इसके यूज से मुझे शॉर्टेज होगा, डॉक्यूमेंट आसान होगा लिखना, तब आप एब्रीविएट करते हैं। एक ही दफा एब्रीविएशन आनी है, जहां इस्तेमाल की उसके बाद आनी ही नहीं है, तो एब्रीविएट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर कुछ एक्रोनिम्स होते हैं लाइक PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगर ये बहुत ही कॉमन है तो तब तो ठीक है कि इसको एवरीबॉडी नोज, तब तो सही है, अदरवाइज इसको भी डिफाइन करना चाहिए। सही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह ये लास्ट वीक एग्जांपल दी हुई है कि अंग्रेजी के अंदर करेक्ट तरीका ये होता है कि आप फ्लो के अंदर लिखते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट लेटर
कैपिटल यूज करें हमेशा फॉर एन एब्रीविएशन। बड़ा कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि जी फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देते हैं एब्रीविएट करते हुए ऑटोमेटिकली। समझ रहे? एब्रीविएशन के अंदर कैपिटल या स्मॉल लेटर्स यूज हो सकते हैं, लेकिन फ्लो के अंदर जिसको आप एब्रीविएट कर रहे हो वो फ्लो में होगा। लाइक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में सिर्फ पाकिस्तान का पी बड़ा होगा। आई और एयरलाइंस इज अ कॉमन वर्ड, इसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंगली बी वेरी श्योर दैट यू आर डूइंग इट करेक्टली एब्रीविएशन के अंदर। कवर लेटर। कवर लेटर जो है ये अ, आपने अपनी डॉक्यूमेंट जब बना लेते हैं, आपने अपना रिसर्च प्रपोजल लिख लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, रिसर्च प्रपोजल किसको भेजेंगे लिख के? सुपरवाइजर को भेजेंगे। तो सुपरवाइजर को एक कवर ईमेल लिखेंगे, ठीक है। अगर से सुपरवाइजर आपके साथ वाले कमरे में बैठता है और आप चाहते हैं कि मैं इसको हार्ड कॉपी में लेके जाऊं, तो फिर क्या करेंगे आप उसका प्रिंट लेंगे अपने प्रपोजल का, और आप उसके पास खुद साथ चले जाएंगे एक्सप्लेन करने कि मैं ये क्या चीज़, ये है क्या। ठीक। से सुपरवाइजर साथ वाले कमरे में नहीं बैठता, लेकिन वो कहता है मैं ईमेल पसंद नहीं करता, मुझे आपने भेजना है, और मैं से इस्लामाबाद में रहता हूँ, मुझे कोरियर कर दें अपनी डॉक्यूमेंट। फिर आप अगेन प्रिंट लेंगे, और वो बातें जो आपने उससे मिलके करनी थी उसको आप एक कवर लेटर में लिखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट ये है, ये मैंने इस वजह से लिखी है, इसको मैंने इस तरीके से फोकस किया है। तो कवर लेटर इज समथिंग विच यू ट्राई टू टेल टू द कंसर्न विच इज नॉट देयर इन योर मेन डॉक्यूमेंट, दैट इज अ कवर लेटर। कवर लेटर की नेचर चेंज हो सकती है। इट कुड बी एन ईमेल, दैट कुड बी अगेन अ कवर लेटर, इट कुड बी हार्ड कॉपी प्रिंट। अगर आप सरकारी इदारे में काम कर रहे हैं तो आपने वहां पे एक एप्लीकेशन देनी है कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, आप 20,000 से 40,000 कर दें, तो आप अपनी एप्लीकेशन तो अलग लिखेंगे और एक कवर लेटर अलग लगाएंगे कि जी एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फला फला इज बीइंग फॉरवर्डेड फॉर पेरूजल नेसेसरी एक्शन। उसको हम कवर लेटर कहते हैं। तो इसका नेचर उसी तरह का। बट रिसर्च कम्युनिटी में कवर लेटर मीन्स एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इवेल्युएटर्स टू नो, विच इज नॉट देयर इन योर मेन डॉक्यूमेंट। आई रिपीट, एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू नो, आपने मुझे भेजनी है और मुझे आपने कुछ इन्फॉर्म करना है, तो आप मुझे कुछ उसका प्रीमाइस दोगे ना, तो वो कवर लेटर बन जाएगा आपको। कुड बी एन ईमेल, इट कुड बी अ हार्ड कॉपी, समथिंग। सो कवर लेटर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे इस वक्त मैं दिखाता हूँ अलग से, बट से अभी हम एक और चीज देखते हैं, रिवीजन एंड रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर्स। से अब आपने अपनी थीसिस डॉक्यूमेंट भेजी अपने सुपरवाइजर को, कवर लेटर लगा के भेजी। उसने उसको पढ़ा, पढ़ के उसने कहा यार कि बेटा आ जाओ ना, तुम्हारे तो बहुत ही बड़े बड़े मसले हैं। अब उसने आपको लिखवाया कि जी ये गलत है, इस पेज पे ये गलत है, यहाँ पे ये रिजल्ट ठीक नहीं है, यहाँ पे ये एनालिसिस ठीक नहीं है। आपको उसने एक लिस्ट दे दी, या तो वो आपको बुला के लिस्ट डाउन कर देगा, या वो खुद हाथ से लिखेगा सारी चीजें और लिस्ट करेगा कि ये 10 मेरी ऑब्जर्वेशन है, इनको ठीक करो, ठीक है। या ईमेल आपको रिटर्न ईमेल करेगा कि ये 4 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें, इनको ठीक करेगा। अब क्या होगा जी, आपकी स्टेज क्या होनी चाहिए सीमा, क्या करेंगी आप फिर? क्लास में ही हो ना? कहाँ से बात शुरू, कहाँ से हुई थी? क्या क्या भेजा उसने? कवर लेटर नहीं भेजा, थीसिस भेजा है, थीसिस विद कवर लेटर भेजा है। अब क्या उसने क्या कहा? किस में? डॉक्यूमेंट में निकाल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको वो आ गई मेल, क्या करना चाहिए आपको? अच्छा, अब कवर लेटर यहाँ पे आएगा, लेकिन गलतियां कवर लेटर में नहीं होंगी। नहीं, आपने काम, मतलब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या करेंगी। तो आप ये कह रही हैं जी कि मैं काम रिपीट कर, यानी जो गलतियां हैं उनके लिहाज से चीजें ठीक करूंगी, डॉक्यूमेंट नहीं बना लूंगी। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड थीसिस, या रिवाइज्ड मान्यूस्क्रिप्ट, या रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपने डॉक्यूमेंट तो ठीक कर ली, गलतियां उसने आपको बताई थी 10, हर गलती पे भी आपने काम किया है। तो आप एक डॉक्यूमेंट और बनाएंगे जिसका नाम होगा रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स, रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स।
In this case, your reviewer is your supervisor. So you can write it down response to supervisor comments. लेकिन जनरलाइज करें तो सुपरवाइजर के अलावा भी लोग हैं जहाँ पे अपने काम को आप सबमिट करेंगे। रिसर्च पेपर जो है रिव्यूअर्स के पास जाते हैं। प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो है वो अगेन जो रिसर्च जो फंडिंग प्रपोजल्स हैं वो इंडस्ट्रियल कुछ लोग होते हैं, कुछ और रिव्यूज होते हैं, उनके पास जाते हैं। तो जिंदगी में बहुत सारी दफा अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सुपरवाइजर के अलावा भी शेयर करते हैं और वहां से भी कमेंट्स आते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो, इसका जनरल नाम होना चाहिए रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर्स कमेंट्स। वो एक दो तीन रिव्यूअर्स हो सकते हैं, ठीक है। और वहां पे आप पॉइंट बाय पॉइंट अपना रिस्पॉन्स लिखेंगे कि आपका पहला पॉइंट ये था, सी दिस एग्जाम्पल। नहीं नहीं, दिस एग्जाम्पल नहीं है। लेट मी सी इफ इट इज देयर। हाँ देखें, पहला कमेंट आ गया जी। ये रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट वाली डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ आ रही है। लेट मी हाइड दिस। रिव्यूअर का कमेंट है टॉप पे, और नीचे क्या है, इटैलिक में कुछ लिखा हुआ है, ऑथर्स रिप्लाई। पहला कमेंट उसका रिस्पॉन्स, दूसरा कमेंट उसका रिस्पॉन्स। भाई आपने पहला, आपने कमेंट ने कहा जी, पहला सेक्शन से पहला कहा जी कि आपने ना एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो आपकी अपनी मेथोडोलॉजी डिस्कस होनी चाहिए और उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होने चाहिए। ओके, अब आपने वो कर तो दिया वहां पे। यहाँ आप कहेंगे जी कि द पॉइंट इज एड्रेस्ड एज पर द सजेशन गिवन बाय योर वर्ड्स या योर कमेंट। यहाँ जवाब देंगे आप। एंड चेंजेस मे बी सीन एट पेज 1 ऑफ रिवाइज डॉक्यूमेंट अंडर हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट। एंड मे बी आप वो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दोबारा भी एक कलर कलर में लिख सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे हैं कि जी ये नया रिवाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए अलग से इस डॉक्यूमेंट में रख दिया है, बट वहां भी अवेलेबल। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हर पॉइंट को आप इस डॉक्यूमेंट में एड्रेस करेंगे। एंड वंस यू विल रीसेंड इट टू योर सुपरवाइजर और टू रिव्यूअर, यू विल सेंड थ्री थिंग्स नाउ। एक आपकी कवर लेटर होगा। कवर लेटर में आप कहेंगे जी कि मैं अपनी रिवाइज डॉक्यूमेंट लॉन्ग विद माय रिस्पांस टू योर कमेंट्स सबमिट कर रहा हूं आपको। अब दो डॉक्यूमेंट साथ होंगी, एक कवर लेटर तो होगा। ठीक है राना साहब, नींद तो नहीं आ रही? आपको कुछ फीलर हो रहा है थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है चाय शाय की तरफ तो नहीं है? ठीक है। अब दो डॉक्यूमेंट जो साथ देंगे आप अदर देन कवर लेटर, एक होगा रिवाइज्ड थीसिस अगर थीसिस है, और अगर पेपर है तो रिवाइज्ड रिसर्च पेपर। इसको हम जनरली कॉमन नेम देते हैं रिवाइज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट इज अ कॉमन इंग्लिश वर्ड। तो रिवाइज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट जिसमें वो सारी चेंजेस आपने की होंगी। दूसरी डॉक्यूमेंट होगी रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट सारे जवाब दिए होंगे। ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? तो फायदा ये होता है कि जब आप ये अपने सुपरवाइजर को देंगे ना, ऑन द कंट्रेरी अगर ना देते ना अगर, तो आप कह देते जी मैंने सारा कर लिया दोबारा पढ़ ले जी। वो कहता है यार कि अजीब आदमी है, अजीब खातून है, मतलब अब मैं पूरे 20 पेजेस दोबारा पढूं? फिर वो बैठ जाएगा आराम से, हफ्ता 10 दिन लेगा, 20 दिन लेगा, महीने लेगा, टाइम ही नहीं होगा उसके पास। हाँ, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट दिया होगा, क्या कौन सा वाला, रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स दिए होंगे, तो वो उस डॉक्यूमेंट वो एक पेज, दो पेज होंगे ना जिसमें आपने टोटल जवाब लिखे होंगे जी। पहला जब सवाल सवाल आपका ये था, मेरा जवाब ये था, दूसरा सवाल ये है, जवाब ये है। तो वो उसके लिए आसान होगा, खोलेगा, 2 मिनट लगाएगा, देखेगा यार से सारी चीजें एड्रेस कर ली है, डॉक्यूमेंट नहीं पड़ेगा आपकी, शायद खोल भी ले। आपको कहेगा ठीक है बेटा, एक्सेलेंट, गो हेड, योर टाइम इज सेव्ड, हिज टाइम इज सेव्ड। सो दिस इज द रेगुलर अप्रोच ऑफ ऑल दी रिव्यूइंग एजेंसीज। जो रिव्यू करते हैं ना आपके काम को, ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। सो रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट along with your revised document whenever you write। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑनलाइन जितने लोग हैं उनको भी बात समझ आई है ये। यस सर, समझ आ गई। समझ आ गया सर। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है। जब आप रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स दे रहे होते हैं ना, तो देन यू हैव टू बी लिटिल डिप्लोमेटिक इन योर आंसर्स। आई एम यूजिंग दिस वर्ड डिप्लोमेटिक, बट अगेन इसको आप इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। कैसे? किसी का एक कमेंट आया और आपने कहा यार ये तो इसने बिला वजह की बात कर दी है, तो ठीक ही नहीं है, तो बिल्कुल ही इसको आता ही कुछ नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं यार कि पता नहीं किसने रिव्यू किया है, इसका तो एरिया ही नहीं है, बात अजीब सी कर रहा है, और आप उसको एक ना तड़ाक से अजीब से जवाब दें कि जी यू डू नॉट नो एनीथिंग और ये और वो आगे पीछे। ठीक है, लाइक देखें तो पहला सवाल, पहला एक किसी रिस्पॉन्स, किसी एक रिव्यूअर के कमेंट को रिस्पॉन्ड किया गया, तो पहला कमेंट अगर आप पढ़े तो इसके अंदर एक थोड़ी सी बदतमीजी का अंसर है। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है कि रिव्यूअर इज क्लियरली इग्नोरेंट ऑफ द वर्क ऑफ समबडी, जो कि फलां फलां चीजें शो करता है। तो अब ये जो कुछ इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, दे डू नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन अबाउट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। अ बेटर रिस्पॉन्स कैन बी दी वन, जो कि नीचे है क्या लिखा हुआ है कि थैंक्स फॉर योर कमेंट, हाउएवर वी फील दैट द assumption इन आवर मॉडल इज सपोर्टेड बाय सम रिसेंट वर्क फलां फलां फलां। अब इधर टोन में फर्क है, पिछले वाले की टोन में फर्क है, तो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस इट इज बीइंग रेड अगेन बाय द सेम रिव्यूअर जो उसको देखेगा। सो the correct one is the bottom one. So whenever you respond, and generally speaking, we are not bad in that. Pakistanis are good के generally वो अच्छा respond करते हैं, but ये पता होना चाहिए again. You have to be uh, responding in the positive tone. ठीक है, so this is as far as revision and post revision कह लें, या आप कहें कि जी रिवाइज डॉक्यूमेंट सबमिशन, चाहे वो थीसिस हो, चाहे प्रपोजल डॉक्यूमेंट हो, चाहे रिसर्च पेपर हो, चाहे फंडिंग प्रपोजल हो, एनीथिंग, everything which is always resubmitted has to be supported by these documents, remember this. And then again accepting rejection, आपकी चीजें रिजेक्ट हो सकती हैं, आप, मुझे हो सकता है कुछ चीज आपकी अच्छी ना लगे, किसी और को अच्छी ना लगे, और उसको आपको पसंद, वो लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, थीसिस में लोग फेल हो जाते हैं, प्रपोजल में लोग फेल हो जाते हैं। तो इससे जो है ना वो जिंदगी में हमेशा ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना चाहिए कि मेरे अंदर कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, या ये कि मेरी ये मेरा फोर्टे नहीं है, मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है, लेट मी चेंज माई, मुझे अपने अपने डीएनए के लिहाज से, अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से काम करना चाहिए। लेकिन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं जो कि थीसिस में नहीं सक्सेसफुल होते, एंड दे आर फेल्ड, और देन दे थिंक यार पता नहीं शायद कोई जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हर बंदा अच्छा रिसर्चर नहीं बन सकता। ठीक है, इस तरह हर बंदा अच्छा स्विमर नहीं बन सकता। ठीक है, हर बंदा जो है वो भाग नहीं सकता। तो हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो अगर आप मछली को कहोगे दरख्त पे चढ़ जाए, तो वो दरख्त पे तो नहीं चढ़ेगी, फेल हो जाएगी ना। लेकिन अगर मछली माइंड कर जाए इसको कि जी मैं, मुझे दरख्त पे तो चढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं चढ़ी मैं, तो गलत है वो भी। उसको ये सोचना चाहिए कि जी मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है, मैंने दरख्त पे नहीं चढ़ना था, मुझे तो इस तरह की मेरे अंदर चीज ही नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि अगर ऐसा है, और तो अपने आप को सही राइट डायरेक्शन में चेंज कर लें। देर ऑलवेज अदर वेज, उससे अच्छी चीजें आपके लिए अल्लाह ने लिखी हुई होंगी। सो एक्सेप्टिंग रिजेक्शन विद द पॉजिटिव सेंस अगेन। ओके जी, सो दिस इज एज फार एज द राइटिंग फिनोमेना इज कंसर्न विच वी हैव कवर्ड। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक जो कि एथिक्स से मुतालिक है, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द लास्ट लेक्चर, तो मैं आज ही कोशिश करूंगा कि वी फिनिश इट ऑफ एंड देन वी मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशंस इन योर नेक्स्ट सेशन। सो अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक करनी है तो वी कैन हैव अ ब्रेक। अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:30 हो रहे हैं। अगर आप कुछ ब्रेक करना चाहते हैं तो हम ब्रेक कर सकते हैं और दोबारा फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि अभी एक ही फ्लो में कवर कर जाएं, सब कवर कर, तो आप फिर ब्रेक कर से एक ही दफा छुट्टी कर सकते हैं। अच्छा चलें, ये से पहले कि हम मैं इसको कवर कर शुरू, लेते हैं सर। अच्छा ठीक है जी, ओके थैंक यू। शुरू कर लेते हैं इसको। मैं अभी सिर्फ एक चीज आपको हाईलाइट कर दूं कि अगली क्लासेस, नेक्स्ट क्लास, उसे नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग दी फाइनल प्रेजेंटेशन, जिसका टेम्पलेट पैटर्न सब शेयर हो चुका है आपसे। डॉक्यूमेंट की जो राइटिंग है वो भी आपसे शेयर हो चुकी है, उसके सैंपल्स भी शेयर हो चुके हैं। जो प्रोपोजल डॉक्यूमेंट है दैट यू कैन सबमिट ऑन द एंटम डेट एज वेल। एंटम वाले दिन अपनी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले आए और अपने पेपर के साथ अटैच कर दें। ठीक है, ब्रिंग योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट ऑन दी एंटम एग्जाम डे, जो कि शायद 28 को है, 29 को है एग्जाम। आप जिस दिन भी है डॉक्यूमेंट लाके आप अपने फाइनल पेपर के साथ अटैच कर दें। ठीक है, और मुझे उसकी एक सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दें। ठीक हो गया, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट की कहानी। अच्छा, प्रेजेंटेशन अगली क्लास से शुरू हो जाएगी, और आप अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर लें। आई कैन कॉल एनीबडी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एज पर दी कंफर्ट देख लेंगे उसको। कुछ लोगों को अगले हफ्ते में प्रेजेंटेशन के लिए बुला लेंगे, कुछ लोगों को उससे अगले हफ्ते में बुला लेंगे। ठीक है, सो हम, और बाकी टेम्पलेट उसका भी शेयर्ड है, पैटर्न उसका भी मैंने आपको दिया हुआ है।
आप उस पैटर्न को फॉलो करें। और मैं उसको आपको आपके लिए जब ये एथिकल इश्यूज कवर करता हूँ तो मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर दूंगा कि स्लाइड्स के अंदर होना क्या चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपसे एक दफ़ा बात कर लूंगा। तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीबडी। कोई इसमें किसी का सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, एक चीज़ जिसमें और क्लियरिफिकेशन में दे दूं, जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं वो ऑन कैंपस प्रेजेंटेशन देंगे। आई नॉट एक्सेप्ट देयर प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, चाहे कहीं भी है वो। आइदर यू कन्वर्ट योर स्टेटस टू डिस्टेंस लर्नर्स, फाइन, तब आप रिमोटली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ऑन जूम। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास में प्रेजेंट करना है अपने काम को, ठीक है। और जो डिस्टेंस लर्नर है, ठीक है, उनके लिए मैं जूम सेशन पे उनकी प्रेजेंटेशंस ले लूंगा। अगेन वो भी सबके सामने ही होंगी, जो बाकी लोग बैठे हैं वो उनको भी सुनेंगे। तो दिस इज फॉर एवरीबडी जो कि ऑनलाइन है और इस वक्त मुझे सुन रहे हैं अगर। ठीक है जी। आई वुड रिक्वेस्ट अर्शद साहब, काइंडली आप एक लिस्ट में ना लोगों से फ्लोट कर लें कौन नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन देने में इजी है और कौन उससे अगले हफ्ते में। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, चले आसान कर देता हूँ मैं आपके लिए। टेक द नॉमिनल रोल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट हाफ अगले में, उससे हाफ अगले में, बाय टेकिंग देयर विलिंगनेस, अगर इजी है उनके लिए। लेकिन अगर कोई विलिंगनेस नहीं दे रहा तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको बता दें जी कि ये पहले 10 जो है ए से शुरू होने वाले से लेके से के तक नामों के लिहाज से, या आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर लीजिए या आप उनके रोल नंबर्स को कर लीजिए कि ऊपर से नीचे आप पहले लोग पहले हाफ को एक दिन दे दें, अगले हाफ को अगले दिन दे दें। अगर वो नहीं आएंगे तो दे विल सफर देमसेल्व्स। ठीक है जी। बाकी है कि जो वैल्यू या वेटेज ऑफ द प्रेजेंटेशन इज 50% ऑफ द कोर्स। दिस आई हैव बीन वेरी क्लियर एंड वोकल ऑन दिस। दिस प्रेजेंटेशन कैरी द मैक्सिमम मार्क्स, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर के पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि दिस इज द निचोड़ ऑफ योर वर्क। जो भी आपने सीखा है, पढ़ा है, सोचा है, समझा है, वो आप उस दिन बताएंगे तो वो आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ आ जाएगी कि आप क्या इसमें जो है ना वो आपको समझ आइए। सो प्रेजेंटेशन को हाँ आप। सर। जी बताइए नुमाना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सर सॉरी, एक क्वेश्चन था सर। टेम्पलेट प्रेजेंटेशन का आई गेस शेयर नहीं हुआ शायद अभी तक। टेम्पलेट से मुराद ये है कि जो कंटेंट है ना कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको दोबारा भी एक सर। दफा कर दूंगा। पिछले लेक्चर्स में मैंने एक या दो दफा ये रिपीट किया है, बट मैं अगेन आपके सर। लिए आज के लेक्चर में वंस एक दफा दोबारा बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपने स्लाइड्स पे रखनी है। जी सर। ठीक ठीक है, है इट सर। हैज टू बी थैंक यू एक्सट्रैक्टेड सर। आउट ऑफ योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट। जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट में चीजें हैं वही यहाँ पे आपने शॉर्टली और एक प्रिसाइजली दिखानी है। और वो मैं वन बाय वन आपको सर। दोबारा बता दूंगा। मुझे अभी याद कराइएगा जब हम एथिकल इश्यूज कवर कर लेते हैं। राइट सर। ठीक ठीक है, सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ओके। दस मिनट। चलिए, ओके। चलिए जी, एथिकल इश्यूज पे हम आ जाते हैं। जी खुरम, आप कुछ पूछ रहे हैं? यस सर, वो मोहसिन साहब ने थीसिस प्रपोजल के लिए ना प्रेजेंटेशन टेम्पलेट शेयर किया था, तो क्या एआरएम के लिए भी वही फॉलो करना है? जी जी, वो है, वो भी ठीक है। आप एक दफा जरा वो शेयर कर लीजिए मेरे साथ भी, मैं कंफर्म कर देता हूँ। राइट सर।
अच्छा जी, सो एथिकल स्टैंडर्ड्स में जो चीज़ें काउंट होती हैं वो यहाँ मेंशन्ड है. देर आर इनफैक्ट 6 थिंग्स विच वन हैज़ टू बी केयरफुल एज फार एज दी ethics or unethical behavior is concerned. So नंबर 1 है जी मल्टीपल सबमिशंस. हम इसको वन बाय वन देखते हैं. मल्टीपल सबमिशंस क्या है कि आपने एक काम किया, आपने एक थीसिस लिखा और आपने वो थीसिस आपने यहाँ जमा कराया, और उसके बाद, या इसको मैं इस तरह लेता हूँ, एक रिसर्च पेपर लिखा, आपने उसको एक कॉन्फ्रेंस में भेजा और एक और कॉन्फ्रेंस में भेज दिया, या एक जर्नल में भेजा और एक और जर्नल में भेज दिया. इसको हम कहते हैं मल्टीपल सबमिशंस, एंड दिस इज नॉट एथिकल. वन वर्क वन प्लेस. अब इसमें डिफरेंट लेवल की बेईमानियां हो सकती हैं. लोग ऐसे भी करते हैं कि उनका एक दोस्त है जिसने मलेशिया में थीसिस जमा कराया, उसने वही थीसिस आपको भेजा, आपने यहाँ पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में जमा करा दी. इस हद तक भी लोग बेईमानियां करते हैं, बट पकड़े जाते हैं क्योंकि उनका अपना काम नहीं होता ना. जब इधर खड़े होंगे, दो सवाल किए जाएंगे तो वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं वो. तो अगेन, या तो एफर्ट कर लें, और या फिर जो है ना वो शर्मिंदगी के लिए तैयार हो. सो दिस इज अगेन समथिंग विच इज नॉट अलाउड. मल्टीपल सबमिशंस इज हाईली अनएथिकल. इट वेस्ट एडिटर्स टाइम, बिकॉज होता क्या है, हो सकता है आप फिल्टर आउट हो जाएं, निकल जाएं. लोग क्या करते हैं कि एक जगह, 4 जगहों पे सबमिट किया, चारों जगह पे रिव्यू प्रोसेस शुरू हो गया, एक जगह पे एक्सेप्ट हो गया, 3 जगह से ड्रॉप कर देंगे. तो फिर क्या होगा, उनका टाइम जाया किया आपने. तो इट इज नॉट अलाउड. ओके. फिर ये कि जर्नल्स जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं ना, वो उनको पता चल जाता है कि आपका ये पेपर उनके पास भी है, किसी और के पास भी है. और अगर ऐसी चीज पता चल जाए, देन देर इज अ प्रोसेस फॉर दिस. दे अप्रोच द हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इन योर कंट्री. दे गिव द फीडबैक दैट फलां बंदा हैज डन इट, और अल्टीमेटली फिर वो कल्मिनेट करता है ब्लैक लिस्टिंग ऑफ दैट ऑथर और लिस्ट ऑफ ऑथर्स. नंबर 2 इज रिडंडेंट पब्लिकेशंस. अच्छा, अब ये क्या चीज है जी? क्या मतलब? पेपर पहले पब्लिश हुआ है किसी जर्नल में, उसको अगेन आप नहीं कर सकते किसी में। हाँ, अब क्या करते हैं लोग, एक जगह एक कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो गया, छप भी गया, अगली दफा एक और कॉन्फ्रेंस आई, वही सेम काम दोबारा जमा करा दिया, या बहुत माइनर चेंजेस के साथ, थोड़ी सी चेंजेस की, टाइटल चेंज किया, फिर सबमिट कर दिया. दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट पब्लिकेशंस, एंड दिस इज अगेन एक स्टेप ज्यादा खराब है पिछले वाले से. मल्टीपल सबमिशन शायद नीयत ठीक हो, इधर तो नीयत बिल्कुल खराब है. ठीक है. सो अगेन, इवन आपने अगर ट्रांसलेट भी किया ना अपना पेपर, कि मेरा उर्दू में था पेपर, या अंग्रेजी में था, या संस्कृत में था, या हिंदी में था, तो मैंने अब उसको अंग्रेजी में लिखा है, तब भी यू हैव टू फर्स्ट अनाउंस टू द इंटायर रिव्यू प्रोसेस कि ये पेपर फलां जगह पे फलां जबान में एग्जिस्ट करता है, मैं इसको रीसबमिट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, की ऑडियंस बढ़ जाए. फिर उनकी मर्जी, हाँ जी ठीक है, वो कहते हैं ठीक है जी ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है, तब ये अलाउड वो कर देंगे. बट अदरवाइज दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉट allowed. Again, it is informed to the concerned authorities and it culminates at the blacklisting of the list of authors if it happens. Number 2 thing. Okay. ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीटिंग्स क्या है? चीटिंग जो है वो एग्जाम में, जैसा आप जनरली हम पढ़ते आए हैं, करते हैं, कोलिजन, आपस में मिलजुल के कुछ काम करना, गलत बयानियां करना, कुछ चीज़ें कॉपी करना. और जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो प्लेजरिज्म है. प्लेजरिज्म पे हम आते हैं कि ये क्या चीज़ है. चीटिंग स्टैटिस्टिक्स भी कुछ हैं जिसपे, लाइक, जनरली स्पीकिंग दुनिया भर में मास्टर्स प्रोग्राम में लोग चीट करते हैं. और अगर एक फिगर्स में आपको कुछ दूं कि जी, कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कि 1% होंगे, 5% होंगे, 18% होंगे, 25% होंगे, तो क्या गैस है आपका, सीमा? ग्लोबली पाकिस्तान में ज्यादा चीटिंग होती है? अच्छा. हाँ ठीक है जी, 18% इज दी नंबर जो कि एक फिगर आउट किया जाता है, कि जिसमें चीटिंग स्टैटिस्टिक्स शो करती हैं. और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स में ये 60% पे चला जाता है.